नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण सीरीज के अंतर्गत हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि आगामी सभी टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, साथ में डीएसएसबी, बीपीएससी ट्री, राजस्थान ग्रेड से संबंधित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो सकता है। तो चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर के ऊपर। यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें बताना है कि किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। तो इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य इन सब के बारे में चर्चा कर ली है। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि भाववाच्य नहीं। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, लिखा गया कि मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। नहीं उठा जाता एक तरीके से भाव को प्रदर्शित कर रहा है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, ठीक है, इसमें भाव नहीं है। छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, भाववाच्य है। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, यहाँ पर भी क्या है, भाववाच्य है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी कि आज का दूसरा प्रश्न पूछा गया कि इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? वर्तनी के दृष्टिकोण से हमें बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, मत्स्य, वापस, सृष्टि, दृष्टा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा आखिरकार शब्द शुद्ध नहीं है। बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच रहे हैं, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। दृष्टा जो दिया गया है ये होना चाहिए दृष्टा। बाकी आप आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए कि मत्स्य कैसे लिखा जा रहा है, वापस कैसे लिखा गया है, या फिर सृष्टि कैसे लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न कुछ उसी तरीके से है, पूछा गया कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है बुधवार, दंपति, द्वितीय, वयस्क। मतलब कि शब्द तो हम जिसको पढ़ रहे हैं अपने जाने में शुद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है वो गलत है। वर्तनी के दृष्टिकोण से हमें बताना है कि कौन सा शब्द इसमें सही है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दंपति जो लिखा गया है ये सही लिखा गया है, बाकी बुधवार गलत है, द्वितीय गलत है, वयस्क गलत है, ठीक है। कैसे कैसे लिखा जाता है ये सब आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा, बस मात्राओं का क्या है, हेर फेर है, ठीक। तो आगामी परीक्षाओं के लिए ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन दिया गया, स्थावर का जंगल जंगम, मूक का वाचाल, व्यष्टि समष्टि, हार परिहास। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि विलोम शब्दों से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ दिया होगा, बिल्कुल सही जगह पर पहुंच रहे हैं। ऑप्शन चौथा है, हार परिहार यहाँ पर दिया है। यहाँ पर ये जो शब्द है आपस में दोनों नहीं मिल रहे हैं। आगे के लिए ध्यान रखिए, जो कि जो विकल्प दिए गए हैं ये सभी ऐसे विकल्प हैं कि प्राय परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं। स्थावर का जो विलोम है वो है जंगम, मूक का वाचाल, व्यष्टि समष्टि। अक्सर जब आप नई कविता पढ़ते होंगे या फिर प्रयोगवादी कविता पढ़ते होंगे, वहां पर यह शब्द आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। याद कीजिए, जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो वहां पर यह शब्द अपने आप ही दिखाई पड़ता है, व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि का मतलब आप समझिए व्यक्ति, और समष्टि का मतलब समाज, ठीक है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के यहाँ पर विलोम के तौर पर। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। हर्ष, विषाद, स्वकीय, परकीय, वैतनिक, सवैतनिक, जड़, चेतन। तो विलोम शब्द युग्म हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, वैतनिक सवैतनिक दिया है। यहाँ पर होना चाहिए था अवैतनिक, ठीक है। लेकिन दोनों शब्द क्या है, एक ही अर्थ देने वाले हैं, बस एक में आके शब्द लग गया है स,
तो इस तरीके से क्या है, विलोम नहीं है। हर्ष का विलोम विषाद होता है, इसको ध्यान में रखना है। स्वकीय, परकीय, जड़, चेतन। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। विकल्प में कुछ शब्द दिए गए हैं, बल्कि दो दो का जोड़ा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। दिमाग दौड़ाइए। ऑप्शन में दिया गया है भवनिष्ठ, ध्यातव्य, भवनिष्ठ, धातव्य, धातव्य, भवनिष्ठ, ध्यातव्य, भवनिष्ठ। तो घुमा फिरा कर यहाँ पर शब्द दिया गया है, हमें बताना कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द क्या है, अशुद्ध है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है, धातव्य भवनिष्ठ। जो दिया गया है ये गलत है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ध्यातव्य जो शब्द है इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। उम्मीद है कि कुछ प्रश्न आपके लिए यहाँ पर नए दिखाई पड़ रहे होंगे और कुछ रिवीजन के तौर पर भी आ रहे होंगे। वाक्य से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वाक्य को लेकर हमने वीडियो बनाई हुई है कि कितने प्रकार का वाक्य होता है, कैसे उनको पकड़ें, लक्षण के आधार पर, सब कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। बस आपको वक्त निकाल कर देखना है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो वाक्य बनाए गए हैं एकदम से व्यवहारिक जीवन पर आधारित वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन सा है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। यहाँ पर और जो कंजक्शन के रूप में प्रयुक्त हुआ है इसी की वजह से यह क्या है, संयुक्त वाक्य है। बाकियों में आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर मिश्र वाक्य भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कई जगहों पे उपवाक्य भी दिख रहा है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जहां पर और, तथा, एवं शब्द अगर लगे हों तो उसको आप संयुक्त वाक्य के तौर पर देख सकते हैं। आगे कुछ और प्रश्न है इस पे। अगला प्रश्न है कि मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक, द्विकर्मक। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो क्या की पढ़ाई पुस्तक, पुस्तक यहाँ पर तो कर्म के रूप में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो। ठीक है, इसमें है सही जवाब है ऑप्शन चौथा, द्विकर्मक। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, ये कैसी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है कि इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। फिर से आ गया संयुक्त वाक्य और हमें बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं संयुक्त वाक्य के पहले प्रश्न से कुछ जुड़ाव सा है, बस और शब्द का इसमें क्या है, हटा दिया गया है उसको। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए। तो यहाँ पर देखिए कोविड के दिनों को भी याद किया गया है। हमें बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सरल या साधारण वाक्य है। जहां अभी रेगिस्तान है वहां किसी समय जंगल था। मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा। जो जितना मांगता उसको उतना दिया जाता। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। अब इसमें हमें बताना है कि सरल या साधारण वाक्य कौन सा है। तो इसका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन चौथा है कि दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। ये क्या है, साधारण वाक्य है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ जो वाक्य दिए गए हैं इसमें आप देख रहे हैं कि कॉमा लगाकर दो से अधिक वाक्यों को इसमें जोड़ा गया है। तो कहीं पर आपको मिश्र वाक्य दिखाई दे रहा है और कहीं पर उपवाक्य के सहारे संयुक्त वाक्य भी दिख रहा है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो है एकदम से क्या है,
सरल और साधारण वाक्य है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से गलत है। हमें बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा ऐसा कथन है जो कि गलत है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी विकल्प तैयार किए गए हैं वो सब व्याकरण की परिभाषाओं और उसके भेदों के ऊपर है। तो हम बचपन से याद करते रहे कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बचपन के दिनों में आप प्रतिभाशाली हैं कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए सब चीजें पूछी जाती थी। आप अपने उन दिनों को जरूर याद करके रखिए। जो बताता था उसी को माना जाता था कि बहुत ही तेज विद्यार्थी है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये भी क्या है, सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए, सकर्मक और अकर्मक। ये भी क्या है, सही है। नीचे का जो वाक्य दिया गया कि सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, इसमें सर्वनाम को एक्स्ट्रा जोर दिया गया है, बल्कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये वाक्य क्या है, गलत है। लेकिन परीक्षा प्रश्न के अनुसार क्या है, ये सही है। ठीक है ना। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन को बिल्कुल आप ध्यान में रखें ताकि आगे परीक्षा में आए तो आप वहां पर हड़बड़ाए नहीं और आसानी से सवाल का जवाब देकर आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हमें बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भरा लाओ। वह सारी रात भर जागता रहा। इसका मतलब कि इन विकल्पों में तीन वाक्य तो क्या है, गलत है। कोई एक ही वाक्य है जो कि शुद्ध है। उस चीज को हमें खोजना है इसमें। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध। ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। बाकी यहाँ पर दिया गया है, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे आ, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये होना चाहिए था। ठीक है, साथ के साथ एक्स्ट्रा लग गया है। एक लोटा पानी से भरा लाओ। एक लोटा पानी से भरा लाओ। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वाक्य में कुछ गड़बड़ी सी दिख रही है। वह सारी रात भर जागता रहा। यहाँ पर सारी शब्द क्या है, एक्स्ट्रा लग गया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो रहा है, ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यानी कि इसमें तीन वाक्य आपको शुद्ध दिखाई पड़ेंगे, कोई एक है जो कि अशुद्ध है। तो कौन सा है। ऑप्शन दिया गया, दाल में कुछ गिरा है। वह बुरे आदमी नहीं है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया। मुझे उसका काम अच्छा लगता है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है अशुद्ध में है कि क्वेश्चन नंबर 63 का, वह बुरे आदमी नहीं है। यहां पर देखिए है पे बिंदी नहीं दिया है। इस तरीके से एक बिंदी की वजह से ये पर क्या हो गया, गलत हो गया। वह बुरे आदमी नहीं है। बाकी दाल में कुछ गिरा है, वैसे तो हम पढ़ते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ पर गिरा है मतलब उसी काले की तरफ ही संकेत है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है। ये सभी वाक्य शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य हो गया यहाँ पर, और किस वजह से हुआ है, माइनर यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे विद्यार्थी एप्लीकेशन इत्यादि लिखने आते हैं, तो मैं देखता हूँ उसमें तो एप्लीकेशन बहुत सारे छात्र नहीं लिख पाते हैं। मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, और कई जगहों पर मैंने देखा है कि एक दूसरे की नकल करके ही लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। तो विद्यार्थियों को ये बहुत बिंदी का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे लिख देते हैं सेवा में, आप आराम से बैठे हुए, मेरी तो आदत हो गई, मैं लिख दिया, आराम से बैठे रहते हैं। जब उनको बताया जाता है तो कई बच्चे तो लड़ने के लिए भी उतार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नहीं पर भी बिंदी है और है पे भी बिंदी होनी चाहिए। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। व्याकरण के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं,
उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले तो ध्यान में रखना है कि सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, ये बात सही है। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जिसको कि हिंदी में बताया जा रहा है उद्देश्य और विधेय। ठीक, किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में कर्ता हो और कर्म हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कथन जो सही नहीं है वो क्या है, ऑप्शन तीसरा। कई बार कर्म प्रधान वाक्य भी होते हैं और कई बार कर, जिसको बोला जाता है कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, ठीक है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, ये क्या है, सही है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, वाक्यों से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आराम से पढ़कर परीक्षाओं में उत्तर देने की जरूरत होती है। पूछा गया कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन दिया गया, जब यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। बकरी को बारीक काटकर घास खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। तो वाक्य कौन सा शुद्ध है हमें बताना है। तो देखिए, यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। जब मैं छोटा था तब की यह बात है। यह बात उस समय की है जब मैं छोटा था। तो देख रहे हैं कि वाक्यों को ही तोड़कर इधर उधर कर दिया गया। यह बात उस समय की है जब मैं छोटा था। तो इस तरीके से ये क्या अशुद्ध हो गया। बकरी को बारीक काट कर, ये तो एकदम से आप पकड़ लिए होंगे कि ये तो गलत है। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है कि मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य में है ऑप्शन चौथा। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कामा लगाकर इसको अलग करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये वाक्य आपको अटपटा सा लग रहा है। सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। बेफालतू बात मत करो। देश देश के सभी लोग एकजुट हैं। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं, यानी कि तीन वाक्य इसमें शुद्ध हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन इसमें क्या है, गलत। बेफालतू बात मत करो। अक्सर व्यवहारिक जीवन में आप लोग इसको सुनते होंगे, इस शब्द को, ठीक। फालतू शब्द वैसे ही एक तरीके से नकारात्मक या फिर नेगेटिव अर्थ देने वाला है, यानी व्यर्थ को संकेतित करता है। और उसके पहले बे लग गया है, कोई जरूरी नहीं था। तो फालतू बात मत करो, ये वाक्य सही रहता, लेकिन बेफालतू की वजह से ये गलत हो गया है। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं कि देश के सभी लोग एकजुट हैं। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। तो इस तरीके से ये तीनों वाक्य क्या है, शुद्ध हैं, और पहला वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। अब हमें बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो चौथा तो एकदम से गलत है। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। कान पक गए क्या करते करते, तेरी बात सुनते सुनते, ये वाक्य गलत है। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, ये भी वाक्य क्या है, गलत है। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है, ये क्या है, सही है। ऑप्शन तीसरा यहां पर है शुद्ध वाक्य के तौर पर। अगला प्रश्न है कि आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी कि वर्तनी के जिस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं कि केवल मात्राओं का अंतर है, उसमें हमें बताना है कि इनका सही अर्थ क्या है। आदि का अर्थ क्या है, और जब बड़ी की मात्रा हो आदि में तो उसका अर्थ क्या है।
अक्सर हिंदी साहित्य के जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय उनका मुकाबला आदि छोटी वाली ई से ही होता है, आदि का। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन दिया गया आदिवासी, आरंभ, आरंभ अभ्यस्त, आरंभ आदिवासी, अभ्यस्त आरंभ। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। आदि का मतलब है आरंभ, आदि का मतलब अभ्यस्त, यानी जब छोटी की मात्रा है तो आरंभ, इसको शुरू भी कर सकते हैं। इसीलिए कुछ आलोचकों ने आदिकाल को आरंभिक काल भी कहा है, कुछ ने प्रारंभिक काल कर दिया, ठीक, और कुछ ने तो आदिकाल कहा, जो कि फेमस रहा है। और जो जिसपे बड़ी की मात्रा है उसका मतलब है आदि, मतलब कि अभ्यस्त, यानी कि इसका क्या हो चुका है, ये आदत लग गई। आदि से ही क्या बना, आदत, इसका ये क्या है, अभ्यस्त। जैसे हम अभ्यास से भी कर रहे हैं तो अपने को हम परीक्षा के लेवल का एक तरीके से आदी बना रहे हैं कि हम अभ्यस्त हो जाएंगे, परीक्षाओं में जाएंगे तो वहां पर घबराएंगे नहीं। प्रैक्टिस सेट करने का सब यही मतलब है। कोई जरूरी नहीं है कि जिन प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने चर्चा कर रहा हूं वो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, उसी टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन दिया गया है, वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। तो इसमें हमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। ये क्या है, सही है। यहां पर है आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा, ठीक है, ये वाक्य गलत है। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ, वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। ये वाक्य क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक गलत कथन है, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं कि प्रश्न कुछ लंबा है और विकल्प भी कुछ लंबा है, तो विकल्पों को ध्यान में रखिए और हमें बताना है कि गलत कौन सा है। गलत पे हमें ध्यान रखना है। तो पकड़ते हैं कौन सा गलत है इसमें। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। तो अगर मान लीजिए कोई वाक्य है उसके अंत में विस्मय सूचक या क्वेश्चन मार्क आता है तो वहां पर पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ये बात क्या है, सही है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, यहाँ पर गलत है। अगला है कि विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए हमें बीच का एक लगाना पड़ता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, सही। तो इस तरीके से गलत जो आपने देख लिया कि ऑप्शन दूसरा है, ठीक है। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा वक्त लेकर पढ़ें क्योंकि इसमें समझ की मांग ज्यादा दिखाई पड़ रही है। अगला प्रश्न है, मां ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटौल करवा दी। अब यहाँ पर देखिए कुछ डैश दिया गया, बल्कि डॉट डॉट दिया गया है जिसमें कि हमें भरना है। और ये देखिए व्यवहारिक के रूप में है एकदम। आप अपने उन बचपन के दिनों को याद कीजिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना लड़ाइयां लड़ी होंगी। मां ने बच्चों के झगड़े को पानी में आग लगाकर, मीन मेख निकालकर, घाव पर नमक छिड़ककर, तिल का ताड़ बनाकर। याद कीजिए कि कब झगड़े हुआ करते थे और उसके कारण क्या होते थे, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो गया, तिल का ताड़ बनाकर। मां ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में सिर फुटौल करवा दी। अक्सर होता है, बच्चे तो मिल जाते हैं लेकिन पेरेंट्स में और पड़ोसी में क्या होता है, हमेशा मनमुटाव सा हो जाता है।
याद कीजिए अपने उन दिनों को। यानी कि व्याकरण पढ़ते-पढ़ते आपको एकदम से अनुशासित टाइप का नहीं होना है, एकदम चिंतित नहीं रहना है। मतलब एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। आगे होकर परेशानी मोल लेना, अचानक बड़ी विपदा का आ जाना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना। सिर मुड़ाते ओले पड़ने का अर्थ इसमें क्या होगा हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ जाना। ठीक, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। गागर में सागर भरना का भावार्थ है। गागर में सागर भरना, ऑप्शन दिया गया, असंभव कार्य करना, समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना। तो गागर में सागर जो कि व्यवहारिक जीवन में कई बार प्रयुक्त किया जाता है और साहित्य में आप देखेंगे कि एक खास कवि हैं जिनके लिए प्रयुक्त किया गया है, बिहारी लाल। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, उसको बोला जाता है कि गागर में सागर भरना। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट, आपके जीवन से भी रिलेटेड है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित है, लोकोक्ति या मुहावरा है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अधजल गगरी छलकत जाए, चींटी के बल चींटी के पर निकलना, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, दो अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। वो कौन सा मुहावरा या फिर लोकोक्ति है जिसका कि ये अर्थ है यहाँ पर? तो देख रहे हैं आप कि इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है, सही जवाब है इसका ऑप्शन तीसरा, चींटी के पर निकलना का मतलब है कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना। अब चींटी को आप लोगों ने देखा होगा चलते हुए, ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर पर निकल जाए, उड़ना शुरू कर दे, तो इसको कहा जाएगा कि कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना। कई बार अपने जीवन में आपने देखा होगा, अक्सर जो व्यक्ति थोड़े कमजोर से होते हैं, शारीरिक रूप में या फिर आर्थिक रूप में भी, लेकिन कई बार वो शक्ति प्रदर्शन या दिखाने का भी प्रयास करते हैं जिससे कि उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, अपने स्वाभाविक नेचर से आपको जुड़कर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, और रिक्त स्थान के स्थान पे भरना में, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, बैठे से बेगार भली, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी क्या कर सकता है? ठीक है, क्या कर सकता है? अक्सर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। व्यक्ति कुछ पाने के लिए पूरा पहाड़ खोद दिया और निकली चुहिया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज इत्यादि में आता है कि फला जगह कुछ गोल्ड पाया गया है और किसी साधु ने कहा है कि मैंने सपने में देखा, और वहां पर पूरा सिस्टम लग गया, पता चला कि कुछ नहीं मिला। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कि अत्यधिक परिश्रम से कोई चीज आरंभ हुआ लेकिन लाभ उसका बहुत कम हो गया और इससे हताशा ही होगी। तो अचानक आपके मन में निकलेगा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अक्सर अगर मैं यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शंस के बारे में बात करूं या फिर यूट्यूब पे पढ़ाने वालों की चर्चा करूं, अपने को समेत मैं जोड़ रहा हूं, हालांकि इस चीज से मैं काफी बचने का प्रयास करता हूं, कि आप देखते हैं कि जो वीडियो है वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का है, ठीक है, और जब आप उसको देखना शुरू करते हैं तो मुश्किल से 10 प्रश्न आपके काम के उसमें से आते हैं, बाकी आपको लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है ना? तो क्योंकि मैं कॉपी चेक करता हूं तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मोबाइल और अपने दैनिक जीवन से जुड़कर इन मुहावरों का अर्थ बताते हैं। मुझे कई ऐसी कॉपियां मिली जिसको चेक करते हुए अपनी हंसी को मैं नहीं रोक पाया। वैसे आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत सीरियस ही रहता हूँ। तो व्यवहारिक उदाहरणों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है।
तो तुरंत आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा, एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। करेला वैसे ही एक कसैला टाइप का होता है और नीम भी बहुत मीठी नहीं होती। दोनों का स्वभाव आप देख रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ होगा यहाँ पर? ऑप्शन दिया गया है, गुणी व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है, चालाक का अधिक चालाक से सामना होना, सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। तो आप सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। ऑप्शन चौथा है कि कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। पहले तो आप कुसंग में थे और फिर धीरे धीरे और भी बुरा होते चले गए। इस चीज को आप अपने ग्रुप को ध्यान में रखते हुए इस मुहावरे को ध्यान में रखिए कि आपका ग्रुप कैसा है। अक्सर मैं देखता हूं कि जो लोग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर काफी चिंतित रहते हैं कि इसका ग्रुप कैसा बन रहा है। वो ग्रुप ही निर्धारित करेगा कि ये बच्चा आगे कहां जा रहा है। अगला प्रश्न है कि किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लालछन लगाना, नाक भाव सिकोड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना। ये सभी ऐसे मुहावरे हैं जो कि कभी कभी आप अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त करते होंगे और किसी न किसी को जरूर बोले होंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया कि किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घड़ों पानी पड़ना, एक तरीके से ये बेइज्जती से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि बहुत वर्षा होना, ये गलत हो गया। और यही क्या है, सही जवाब है इस प्रश्न का। आगे के लिए ध्यान में रखिए, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना। सूरज पर थूकना तो बहुत दूर की बात है, यानी कि कोई निर्दोष है और उस पर क्या किया जा रहा है? लांछन लगाया जा रहा है। देखिए, नाक भाव सिकोड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना। कब आप नाक भाव सिकोड़ते हैं? मान लीजिए आपको कोई खाना दिया गया और आपको वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? नाक बहुत सिकोड़ेंगे वहां। या फिर आपको बोल दिया गया कि होली में फला के घर जाना है, तो वहां पर आपको लगेगा कि क्या यार होली, नाक बहुत सिकोड़ते हैं। अक्सर इस क्रिया को तो आप लोग करते होंगे। थूक कर चाटना, ऐसा नहीं करते होंगे। थूक कर चाटना मतलब कहकर मुकर जाना। देखिए कितना कड़वा ये शब्द है, एक तरीके से आप इसको सोच कर देखिए। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी बातों से मुकर जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये थूक कर क्या गया? चाट गया। तो देखिए ये सभी जो भी युग्म है, एक तरीके से दिया जाए, देखा जाए तो इनका अर्थ क्या है? सटीक है। ऊपर वाले का अर्थ सटीक नहीं है। आग बबूला होना, कई बार ये पूछा जा चुका है। आग बबूला होना का भावार्थ है बबूल के पेड़ में आग लगना, लू के बबूले उठना, अत्यंत क्रोध करना, भयंकर आग लगना। तो आग को जोड़कर तमाम यहाँ पर बना दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? आप इसको कैच कर लिए होंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अत्यंत क्रोध करना। आग बबूला होना का मतलब अत्यंत क्रोध करना, यानी कि एकदम से तमतमा जाना। ठीक। अगला प्रश्न है कि अपने पैरों पर खड़े होना, ये आप लोगों के लिए अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ है सावधानी पूर्वक चलना, आत्मनिर्भर होना, छोटे बच्चों का चलना सीखना, बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना। तो कुछ तो ऐसे इसमें वाक्य दिए गए हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड है। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब जैसे कि कहा जाता है, अक्सर हमारे विद्यार्थी मिलते हैं तो मैं बोलता हूं कि आप तो अपने पैरों पर चल रहे हैं, लेकिन मुहावरे में इसका दूसरा अर्थ है आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब आत्मनिर्भर होना। ठीक, तो आपने वो पढ़ा होगा ना शब्द शक्ति, उसी से रिलेटेड है ये। इसका सीधे सीधे अर्थ नहीं निकल रहा है। सीधे सीधे अर्थ निकालेंगे तो ये तीसरा और चौथा आ जाएगा इसमें, लेकिन आपको एक विशेष अर्थ इसमें निकालना है, आत्मनिर्भर होना। हालांकि इस पे मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसी विकल्प में किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? एपीजमेंट का क्या अर्थ है? तुष्टिकरण, जुडिशियस विधि सम्मत, आर्बिट्रेरी उचित, अकाउंटेबिलिटी लेखा संबंधी। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि सही में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर पहला ऑप्शन है, एपीजमेंट का मतलब है तुष्टिकरण। ठीक। आगे के कुछ शब्द हैं जैसे कि आर्बिट्रेटरी दिया, उचित दिया हुआ है, जो कि कई बार
टेढ़ा मेढ़ा के लिए प्रयुक्त होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब एक तरीके से दायित्व, जिम्मेदारी। ठीक, तो हमने कुछ प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में देखा। उम्मीद है कि आपके लिए प्रश्न सभी अच्छे लगे होंगे और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। कुछ नए प्रश्न, कुछ पुराने प्रश्न आपके सामने आए होंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।